सोचिए, 1000 साल पहले एक ऐसा कैंपस था जहां एडमिशन लेना आईआईटी से भी मुश्किल था। क्या आप सोच सकते हैं आज के आईआईटी या ऑक्सफोर्ड जैसा एक ऐसा यूनिवर्सिटी कैंपस जहां दुनिया के 50 से भी ज़्यादा देशों के छात्र पढ़ने आते थे, जहां की लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि उसे धर्मगंज यानी ज्ञान का भंडार कहा जाता था। यह एक ऐसी दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी जहां 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक एक साथ रहकर ज्ञान की रोशनी फैलाते थे। लेकिन फिर एक ऐसा दिन भी आया, एक आग लगी जो सालों तक जलती रही। सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का सैकड़ों सालों का ज्ञान भस्म हो गया। वो कौन थे, क्यों जलाया गया ऐसे ज्ञान के मंदिर को, और कैसे वो नालंदा फिर से अपनी लौ लेकर उभर रहा है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्टोरिकल हॉरिजन्स के रहस्यमय यात्रा में, जहां आज हम जानेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, वो सारी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। तो बिना कोई देरी किए चलिए शुरू करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के एक महान शासक राजा कुमार गुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में लगभग 427 ईस्वी में की थी। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ एक राजा का सपना नहीं था, इसे और भी राजाओं ने आगे बढ़ाया, जैसे हर्षवर्धन और पाल वंश के शासकों ने। यह एक ऐसा राष्ट्रीय प्रोजेक्ट था जो सैकड़ों सालों तक चला। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों बनाया गया नालंदा? उस समय भारत ज्ञान और विज्ञान का वैश्विक केंद्र था, बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा था और शिक्षा की एक केंद्रीकृत व्यवस्था की जरूरत थी। यहाँ सिर्फ बौद्ध धर्म ही नहीं बल्कि वेद, दर्शन, व्याकरण, चिकित्सा, गणित, खगोल और विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। इसका उद्देश्य था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी समाज के कल्याण के लिए ज्ञान का प्रसार करना। नालंदा एक विश्वविद्यालय था, इसलिए यहाँ दुनिया भर से छात्र आते थे। चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस, तुर्की और मध्य एशिया जैसे देशों के विद्यार्थी यहाँ ज्ञान की तलाश में आते थे। यहाँ आना इतना आसान नहीं था। नालंदा में दाखिला लेना आज के आईआईटी की एंट्रेंस एग्जाम से कम चुनौतीपूर्ण नहीं था। प्रवेश परीक्षा होती थी और बहुत कम छात्रों का चयन होता था। कहा जाता है कि 10 में से केवल 2 छात्र ही इस परीक्षा में सफल हो पाते थे। यात्रा महीनों लंबी और खतरों से भरी होती थी। छात्र जमीन और समुद्री मार्ग से, ऊँटों और घोड़ों से और जहाज़ों पर सवार होकर आते थे। नालंदा ने दुनिया को कई महान विद्वान दिए। इनमें सबसे प्रसिद्ध नाम है हेंत्सोंग का। यह चीन से आए एक भिक्षु थे जो यहाँ 17 साल तक पढ़ते और पढ़ाते रहे। उन्होंने ही अपनी यात्रा वृतांत में नालंदा का विस्तृत विवरण दुनिया के सामने रखा। एक और प्रसिद्ध विद्यार्थी थे इत्सिंग, जो चीन से आए और यहाँ 10 साल तक रहे। भारत की ओर से महान दार्शनिक नागा अर्जुन और आर्यभट्ट जैसे विद्वानों का भी इससे गहरा नाता रहा। यहाँ के कुलपति शीलभद्र को सभी विषयों पर महारत हासिल थी और उन्हें ज्ञान का समुद्र कहा जाता था। ये सभी लोग न सिर्फ यहाँ पढ़े बल्कि दुनिया भर में ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। और अब आता है वह दुखद अध्याय जिसने इतिहास के पन्नों में एक गहरा जख्म दिया। 1193 ईस्वी के आसपास तुर्की सेनापति मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने बिहार पर हमला कर दिया। खिलजी दिल्ली सल्तनत का सूबेदार था। खिलजी का मुख्य उद्देश्य लूटपाट और इस क्षेत्र पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना था। उसने सोचा कि नालंदा एक विशाल किला है जहां बहुत सारा खजाना छिपा है। जब उसने देखा कि यहाँ हजारों की संख्या में साधु और विद्यार्थी है, तो उसने इसे इस्लामिक साम्राज्य के विस्तार में बाधा के रूप में देखा। किंवदंती कहते हैं एक बार बख्तियार खिलजी बुरी तरह से बीमार पड़ गया। उसने अपने हकीमों से बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो किसी ने उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के आचार्य राहुल श्रीभद्र जी से इलाज कराने की सलाह दी। शुरुआत में खिलजी को एक गैर मुसलमान या काफिर चिकित्सक से इलाज कराना मंजूर नहीं था, क्योंकि उसे अपने हकीमों पर अत्यधिक भरोसा था।
उसे लगता था कि भारतीय चिकित्सक उसके हकीमों से कम ज्ञानी है, लेकिन जब उसके अपने हकीमों ने हाथ खड़े कर दिए और उसकी जान पर बन आई तो वह राहुल श्रीभद्र को बुलाने पर मजबूर हो गया। खिलजी ने राहुल श्रीभद्र के सामने एक अजीब और अपमानजनक शर्त रखी। वह उनके द्वारा दी गई कोई भी दवा सीधे तौर पर नहीं खाएगा। आचार्य राहुल श्रीभद्र ने उसकी शर्त मान ली और कुछ देर सोच विचार के बाद खिलजी को कुरान की कुछ प्रतियां दी और कहा कि वह उसे रोजाना पढ़े। खिलजी ने ऐसा किया और आश्चर्यजनक रूप से कुछ ही दिनों में पूरी तरह से ठीक हो गया। जब खिलजी को पता चला कि वह वास्तव में कैसे ठीक हुआ तो वह हैरान और गुस्से से भड़क उठा। आचार्य राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों पर एक अदृश्य दवा का लेप लगा दिया था। खिलजी ने श्वास द्वारा और जब थूक लगाकर पन्ने पलटता और पढ़ता तो दवा उसके शरीर में प्रवेश कर गई। वह ठीक हो गया। इस घटना से बख्तियार खिलजी को बहुत असुरक्षा, ईर्ष्या और अपमानजनक महसूस हुआ और उसे यह बात बर्दाश्त नहीं हुई कि भारतीय विद्वानों और वैद्यों के पास उसके अपने हकीमों से कहीं अधिक ज्ञान था। इस नाराजगी और कट्टरता के कारण उसने भारत से आयुर्वेद, बौद्ध धर्म और ज्ञान की जड़ों को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला किया। इसी घटना के परिणाम स्वरूप लगभग 1993 ईस्वी में खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में सैकड़ों बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों को मार डाला गया और विश्वविद्यालय की विशाल 9 मंजिला पुस्तकालय धर्मगंज में आग लगा दी गई। कहा जाता है कि पुस्तकालय में इतनी किताबें और पांडुलिपियां थी कि आग 3 महीने तक धधकती रही और कई दिनों तक आसमान में काला धुआं उठता रहा। इस क्रूर कृत्य ने ज्ञान के एक महान केंद्र को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। लाखों की संख्या में पांडुलिपियां, जिसमें हजारों सालों का ज्ञान समाया हुआ था, राख में बदल गई। आग की लपटों ने जब सब कुछ भस्म कर दिया तो नालंदा सैकड़ों सालों तक इतिहास के पन्नों में दफन रहा। जंगल बढ़ते गए और यह महान विश्वविद्यालय धरती में समाता चला गया। 19वीं सदी में ब्रिटिश पुरातत्व सर्वेक्षण अलेक्जेंडर कनिंघम और उनकी टीम ने हैंतसांग के विवरणों का पता लगाते हुए इस जगह की खोज की और खुदाई शुरू की और दुनिया के सामने फिर से उभरने लगे नालंदा के अवशेष। लाल ईंटों के विशाल खंडहरों ने इसकी भव्यता का अंदाजा दिला दिया। और फिर आया पुनर्जन्म। 2014 में भारत सरकार और पूर्वी एशिया के कई देशों के सहयोग से नालंदा विश्वविद्यालय को एक नए स्वरूप में राजगीर के पास फिर से स्थापित किया गया। यह आधुनिक नालंदा अपने पुराने गौरव को फिर से जीवित करने का प्रयास है। तो दोस्तों, नालंदा की कहानी सिर्फ एक विश्वविद्यालय के उत्थान और पतन की कहानी नहीं है। यह हमें सिखाती है कि ज्ञान की लौ कभी पूरी तरह से बुझाई नहीं जा सकती। बख्तियार खिलजी आग लगा सका, लेकिन नालंदा के यादों को, उसके ज्ञान की चिंगारी को नहीं मार सका। आज भी दुनिया भर से छात्र ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं। नालंदा का यह सफ़र हमें यही संदेश देता है, विद्या ददाति विनयम। ज्ञान हमें विनम्रता देता है। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको भारत के ऐसे अद्भुत स्थलों की कहानियाँ दिखा सकें। जय नालंदा, जय बिहार।